ही जगह से चलते हैं, सैटेलाइट से चलते हैं ना, इतना तो जानते हो ना। चाहे वो ईवीएम हो या वोवीएम हो या एटीएम हो, कोई भी बम हो, सारा सब कुछ सैटेलाइट से चलता है। और सैटेलाइट किसके अंडर में है? बताओ, सैटेलाइट किसका है पूरा अंतरिक्ष में? सीधी सी बात है भाई, एलन मस्क का है। दुनिया में पढ़ते आ रहे हो, मोबाइल में देखते आ रहे हो, बार बार सुनते हो कि एलन मस्क ने अंतरिक्ष में अपना पूरा कब्जा जमाया हुआ है। तो सारा सब कुछ एलन मस्क का है ना। तो जितना सैटेलाइट सिस्टम एलन मस्क का है, वो सारा का सारा ये सिस्टम तो वही चला रहा है ना। तो जिसने उस टेक्नोलॉजी को बनाया है, जिसने इस सिस्टम को चला रहा है, जिससे मोबाइल चल रहा है, हम बात कर रहे हैं, हम वीडियो भेज रहे हैं जमाने भर का तमाम, तो वो इसमें से गड़बड़ नहीं कर सकता क्या? कर सकता है कि नहीं कर सकता? जब उसने तुम्हारे पास ये मोबाइल के सामने एक ऐसा कैमरा फिट कर दिया है जो तुम मोबाइल स्विच ऑफ भी कर दो तो चालू रहता है फ्रंट कैमरा, तो क्या नहीं कर सकते यार वो? जब चाहे वो ईवीएम को उठा लेंगे, जब चाहे एटीएम को हैक कर देंगे, जब चाहेंगे तुम्हारा सर्वर खत्म कर देंगे, जब चाहे तुम्हारा डाटा भी उड़ा ले जाएंगे। और भारत का कुछ नहीं है। भारत के पास कुछ है क्या? हमारा जो आधार कार्ड बना है उसका भी सर्वर भारत का नहीं है। आरटीआई लगा के पूछ लेना, सबका बना है ना आधार कार्ड? आधार कार्ड, हाँ, उसको हम आधार कार्ड बोलते हैं, वो उधार ही कार्ड है, क्योंकि उसका सर्वर ही हमने उधार लिया है दूसरे से, चाहे हमने पैसा दिया हो उसको खरीदने के लिए, पर सर्वर तो उसी का है जिसने बनाया है। और जिसने बनाया है उसकी टेक्नोलॉजी तो उसी के पास होगी ना, उसको पता है इसमें कम क्या है, ज्यादा क्या, कैसे इसको ठीक करना है, कैसे गड़बड़ करना है। उसने टेक्नोलॉजी नहीं बेची है, सिर्फ सर्वर तुम्हें दिया है कि इस सर्वर का उपयोग कर लो डाटा इकट्ठा करने के लिए, पर उस सर्वर को कैसे यूज करना है, और उस सर्वर का कनेक्शन तो उसी सैटेलाइट से है। और फिर आपने आधार कार्ड से सब कुछ ऐड कर दिया, सब कुछ, अपना पूरा जीवन, बैंक, जमीन, घर, खाता और सब कुछ, अपनी आंखों की रेटिना, अपने 5 उंगलियों का फिंगरप्रिंट, 10 उंगलियों का, क्या नहीं दिया यार? तो क्या लगता है उसका उपयोग वो सिर्फ आधार कार्ड बनाने के लिए करेंगे? जिनके पास सारी टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, तुम सोच भी नहीं सकते क्या कर सकते हैं। आजकल जो रजिस्ट्री हो रही है वो कैसे हो रही है? आधार कार्ड के थ्रू, तुम्हारे रेटिना से, आंखों की रेटिना से। कोई सिग्नेचर की जरूरत पड़ रही क्या? नहीं पड़ रही ना। और ये जितने बड़े बड़े हाई वोल्टेज के वो जो लग रहे हैं कैमरे चौराहे पे, एआई वाले, तो क्या वो तुम्हारे रेटिना का स्कैन नहीं कर पाएंगे? कभी भी कर लेंगे, जिस दिन चाहे ना उस दिन तुम्हारे रेटिना का स्कैन करके उसको जमीन को दूसरे के नाम पे कर सकते हैं या सरकारी कर सकते हैं, घोषित कर देंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे उनका, कुछ नहीं, क्योंकि तुमने अपने अंतिम रेटिना और फिंगरप्रिंट को भी दे के रखा है उनको। आ रही बात समझ में? तो इससे कैसे बच सकते हैं? इसके लिए ही ग्राम सभा है। किसके लिए है? इन्हीं सब विषयों को लेकर ग्राम सभा है, चाहे वो जल की बात हो, जंगल की बात हो, जमीन की बात हो, जानवर की बात हो, या जन की बात हो, खेत की बात हो, खेड़ा की बात हो, खाप की बात हो, या सम्मान की बात हो, चाहे रोटी का सम्मान हो, बेटी का सम्मान हो या माटी का सम्मान, वो तय कर सकते हैं तो ग्राम सभा के माध्यम से। क्योंकि ग्राम पंचायत का काम तो मैंने बताया, सरकार की आई हुई स्कीम्स को गांव में फैलाना, गांव के लोगों के बीच में क्रियान्वित करना, सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत का इतना ही काम है आपके जीवन में, कि सरकार की तरफ से जो भी योजना आई है उस योजना को आप आम पब्लिक के बीच में फैला दी जाए, वो ग्राम पंचायत बॉडी का काम है। लेकिन आपको धीरे धीरे ग्राम सभा को खत्म करने के लिए और गांव को खत्म करने के लिए उनने साल में 3 बार का प्रावधान बना दिया। काय का? ग्राम सभा का। 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, यही 3 दिन होती है ना ग्राम सभा, कि चौथे दिन और होती है? कहीं होती है क्या? क्यों? क्योंकि आपने ग्राम पंचायत अधिनियम कभी उठा के पढ़ा ही नहीं, अपने अधिकारों को कभी जाना ही नहीं, और उस अधिकारों को समझा ही नहीं कि ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा एक ऐसी स्वतंत्र व्यवस्था है जिसमें आप कभी भी, किसी भी दिन, जब आपका मन कर जाए, और जब पूरे उस ग्राम सभा मतलब उस ग्राम पंचायत को वोट करने वाले जितने वोटर्स हैं उसका 70% से ऊपर वोटर जिस दिन ये तय कर ले कि आज हमें अपने गांव से ये व्यवस्था को ठीक करनी है, जैसे मान लो हमारे गांव में शराब की एक दुकान खुल गई, सरकारी शराब की दुकान, और लग रहा है कि यार गांव के लिए नुकसानदायक है, तो कुछ नहीं करना है, गांव के 70% लोगों को इकट्ठा करके एक जगह बैठाना है, ऐसे ही जैसे अपन बैठे हैं, ऐसे ही किसी मैदान में, किसी पेड़ के नीचे। कोई उसका रूल नहीं है कि कहाँ बैठोगे, कहीं भी बैठ जाओ, किसी मैदान में, किसी पेड़ के नीचे, कहीं भी यार, और वहां बैठ करके एक उस दिन का मनोनीत अध्यक्ष तय कर दो कि आज इस सभा के मनोनीत अध्यक्ष हमारे
अजय भैया होंगे या उमेश जी होंगे, जो भी अपने गांव में जो जिसको हम ये समझते हैं कि यार इसका निर्णय या इसकी अध्यक्षता में हम ये सभा कर सकते हैं, तय कर लिया और उसकी अध्यक्षता में उस दिन बैठ करके निर्णय ले लो कि आज के बाद से हमारे गांव में इस शराब की दुकान को हमें बंद करना है, जिसके लिए हमें एकजुट होकर के इसके लिए एक आदेश जारी करना है। क्या जारी करना है? आदेश जारी करना है। और वो आदेश ही ग्राम सभा देती है। ग्राम सभा किसी से निवेदन नहीं करती, ग्राम सभा किसी से निवेदन नहीं करती। और आप बैठ करके एक बढ़िया रोस्टर बनाइए, लिखिए उसमें कि आज हमने ये बैठक में हमारे मनोनीत अध्यक्ष इनके माध्यम से हमने ग्राम सभा की और ग्राम सभा के माध्यम से हमने ये तय किया कि ये जो सरकारी दारू की दुकान, शराब की दुकान, कंपोजिट दुकान हमारे यहाँ पर खोली गई है इस गांव में, इसको तत्काल यहाँ से हटाई जाए, ये हम आदेश जारी करते हैं। ऐसा करके और बाकी सब लोग अपने नाम के सहित सिग्नेचर करके उस आबकारी विभाग को और ऊपर के जिसको भी भेजना है, जिले में, तहसील में, ब्लॉक में, कहीं जहाँ लगे वहाँ उसको भेज दो, सबको भेज दो। वो जिस दिन उनको मिलेगा उसी दिन से उनको शराब की दुकान हटानी पड़ जाएगी, हटानी ही पड़ेगी। अगर वो अड़ते भी हैं कि नहीं इससे हमें रेवेन्यू मिलता है, शराब की दुकान खोलो, तो उनको साफ बताओ ग्राम पंचायत अधिनियम में ग्राम सभा में इतनी शक्ति है, ग्राम सभा ने एक बार अगर उसको आदेश को पारित कर दिया तो उसको राष्ट्रपति भी काट नहीं सकती। कौन नहीं काट सकती? यह सकता मतलब राष्ट्रपति जो देश का सर्वोच्च अधिकारी है, सर्वोच्च नागरिक है, प्रथम नागरिक है, वो भी जिस बात को नहीं काट सकता उसको काटने की औकात न एसडीएम की है, न तहसीलदार की है, न जिला कलेक्टर की है, किसी की नहीं है, किसी नौकर की नहीं है। जितने नौकरी कर रहे हैं सब नौकर ही है ना, नौकरी का मतलब ही नौकर से होता है, नौकर ही नौकरी करता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति, एक मिनट मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मुझे कर लेने दीजिए पहले, फिर आप लोग तो जनता में आप लोग हैं यहाँ के तो यही बात कीजिएगा। तो हमें इस बात का ध्यान रहना है कि उस बात को राष्ट्रपति भी नहीं काट सकती, तो हमें काटने का अधिकार है, नीचे एसडीएम को काटने का अधिकार है क्या? वो सिर्फ बुला करके आप लोगों से फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि उन हरामखोरों को आपको बिगाड़ना है, गांव की व्यवस्था बिगाड़नी है, इसलिए वो बुलाएंगे बार बार ग्राम सभा को। फिर देखो वो पहले बोलते हैं 3 बार करना है ग्राम सभा, लेकिन जैसे ही आपने ग्राम सभा कर करके उनको उनके मुंह में मारा लेटर, वो फेंका, उसके बाद वो तुरंत बोलेंगे यार ग्राम सभा बैठाओ, बात करनी है। फिर क्यों बैठाना भाई? उनको बोलो 15 अगस्त को बैठेंगे, उनको बोलो अब 26 जनवरी को बैठेगी ग्राम सभा। एक बार हमने आदेश दे दिया तो दे दिया, उठाओ दुकान निकाल लो, और ना निकाले तो खुद ही जाओ और उसमें ताला लगा के चले आओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना पुलिस वाला तुम्हारा कोई बिगाड़ पाएगा, ना जिला कलेक्टर, ना एसडीएम, कोई नहीं, कोई डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, क्योंकि तुमने एक बार उनको आदेश कर दिया मतलब फाइनल है। जब तक ग्राम सभा दोबारा बैठ के उस पर फिर निर्णय ना ले, तब तक उस आदेश को खारिज करने की हिम्मत राष्ट्रपति की भी नहीं है। तो क्या लगता है ग्राम सभा छोटी मोटी सभा है क्या? है ना? इसलिए ग्राम सभा को तोड़ने के लिए सारा तंत्र काम कर रहा है, सारा तंत्र, कि कैसे धीरे धीरे भारत से गांव को खत्म किया जाए, ग्राम सभा को खत्म किया जाए, क्योंकि वो इस ग्राम सभा के अधिनियम को बदल ही नहीं पा रहे हैं। कोई भी सत्ता में बैठे, कोई भी पार्टी बैठे, कोई भी लोग बैठे, लेकिन वो ग्राम सभा की शक्तियों को जानते हैं, और वो जानते हैं कि जिस दिन हम ग्राम अधिनियम की धाराओं को या इसमें से उठी हुई शक्तियों को बदलेंगे, पूरा देश जाग जाएगा और ऐसा बड़ा आंदोलन या ऐसी बड़ी व्यवस्था होगी कि हो सकता है हमें सत्ता ही से बेदखल कर दे। इसलिए इतनी हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है कोई कि उस ग्राम सभा की शक्तियों को उसमें से खत्म कर पाए। तो जब संविधान ने तुम्हें इतनी शक्ति दे के रखी है, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है, इतना पावर है, तो उसका उपयोग करो, कर सकते हो। अब उसके माध्यम से क्या क्या कर सकते हो? तुम अपने लिए जल, जंगल, जमीन, जानवर की बात कर सकते हो कि हमारे यहाँ जो जल की व्यवस्था है, बताओ तुम्हारा जल बचा क्या? प्रकृति, जिस प्रकृति के पूजक हो, अभी जो बात हो रही थी कि हम किसी भगवान को नहीं मानते, प्रकृति को तो पूजते हैं ना, तो जल भी तो प्रकृति से ही मिला है ना, धरती के गर्भ से मिला है ना। जिस धरती माता की रोज जय करते हैं, उठते हैं तो माथे में उसका रज लगाते हैं कि भैया हम उठ गए हैं, पैर रखने की अनुमति दे दे माता, उसी प्रकृति की जय करते हैं ना। तो उस प्रकृति के गर्भ से निकला हुआ जल किसका है? किसका है? हम सबका है, गांव का है, प्रकृति में रहने वाले सारे जीवों का है। फिर उस जल पर कंट्रोल सरकार कैसे कर सकती है? कंट्रोल करके बैठी है कि नहीं? आपका जल आपका बचा क्या? गांव में कुएं बचे क्या? कुएं की व्यवस्था थी, सर्दी में गरम, गरम में सर्दी, ऐसी व्यवस्था थी ना। मतलब उसका पानी इतना अच्छा होता था कि गर्मी में शीतल हो जाता था, और जब ठंड आती थी तो ऑटोमेटिक गुनगुना निकलता था।
कुएं में व्यवस्था थी ऐसी, उस व्यवस्था को ख़त्म करके आपको वो हैंडपंप वाली व्यवस्था दी गई धीरे धीरे। देखो आपके जीवन से जल को कैसे ख़त्म किया गया। जो आपके पास फ्री थी घर में रख देते थे, दिन भर उपयोग करते थे, फिर रात को उस पानी को फेंक करके सवेरे फेंक करके फिर नया जल भर लेते थे। जो फ्री था, कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ एक कुआं होता था या गांव में 2-4 कुएं होते थे, रस्सी बाल्टी लगती थी और कुएं से पानी भर के ले आते थे। फ्री था कि नहीं सब? आज फ्री है क्या? आज आपको धीरे 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 नल जल योजना, जल जलाजल योजना ला करके आपके जीवन में आपको सीमेंट का पानी पिलाया जा रहा है। काय का पानी? टंकी में भरते हैं ना पानी, टंकी काय की है? सीमेंट का पानी पीते हो कि नहीं पीते हो? जब टोटी में आपके घर में पानी आता है ना, वो 12-12, 24-24 घंटे सीमेंट में भरा हुआ पानी आता है। तो घर में हौदी बना लो सीमेंट की, उसमें भर लिया करो पीने के लिए पानी। पूर्वजों ने क्यों नहीं बनाई सीमेंट की हौदी भाई? काहे के लिए उनने गुंडी और कांसे पीतल के वो बर्तन रखे? उसी के होते थे ना बर्तन, फूल के बर्तन बोलते थे, जो पानी भरने के लिए होता था। क्यों व्यवस्था थी? प्राकृतिक पूजक हैं हम, प्रकृति को पूजते हैं और इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जितना सीमेंट, ये सीमेंट की टंकी, इसके टंकी की व्यवस्था, इसके लिए लगने वाले मोटर, उस मोटर को चलाने के लिए लगने वाली बिजली, हमारे घरों तक आने वाले पाइपलाइंस और घरों में लगने वाली टोटी, सब प्लास्टिक की है। काहे की? सब प्लास्टिक की। सीमेंट से भरा हुआ पानी रोज आपके प्लास्टिक के रास्ते से, आपकी या लोहे की पाइप से, जो भी पाइप लगी हो, अंतिम में आके आपके टोटी में प्लास्टिक से ही निकलता है। घर में प्लास्टिक की टोटी में सब लगा रहे हो और उसी प्लास्टिक को फिर प्लास्टिक की बाल्टी में पानी भर के और हम पीते रहते हैं। यही व्यवस्था चल रही है और उसके लिए भी गवर्नमेंट आपसे पैसे ले रही कि नहीं ले रही? कितना ले रही इस समय? कहीं 100 ले रही, कहीं 120 ले रही, कहीं 140। जैसे कल जहाँ बड़वानी में बैठक किए थे वहाँ पता चला 180 रुपये हर महीने का लग रहा है। कितना लग रहा है? सूरत में 550 रुपये। देखो तुरंत में तो 550 लिया ही लिया, लेकिन हर महीने का भी शुल्क है। नहीं, अभी थोड़ी देर रुक जाए। हर महीने भी उसमें शुल्क है कि नहीं? आप लोगों से लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा पता नहीं, ग्राम पंचायत में नहीं लिया जा रहा होगा तो आने वाले समय में लेंगे, तय मानो, क्योंकि वो पूरे देश के लिए नियम है। अभी जितनी भी टंकियां हैं अपने घर में पानी नहीं आया और कनेक्शन ही नहीं आया, उससे पहले लेटर निकल गया कि पूरा वसूली करो। मैं बता तो रहा हूँ आपको भाई कि आपको व्यवस्था ही ऐसी दी जा रही है। एक मिनट भाई, भैया जी मुझे बोल लेने दीजिए, मैं आया हूँ बाहर से, मेरे पास सीमित समय है। बाद में आप लोग बैठ के विस्तृत चर्चा कीजिएगा, विषय को समझ लीजिए कि हमें क्या करना है और हमें कैसे बर्बाद किया जा रहा है। मेरा समय बहुत कीमती है। मुझे अभी यहाँ से झाबुआ जाना है, 3 घंटे का रास्ता है। 4 बजे से झाबुआ में बैठक है, वहाँ भी पूरे आसपास के आप जैसे लोग आ रहे हैं सब इकट्ठे, और रातों रात वहाँ से निकल के हमें फिर आगे आगर मालवा की ओर निकलना है, जैसे कल रात में यहाँ पे आए। तो अभी बड़ा व्यस्त शेड्यूल है, इसलिए थोड़ा क्षमा चाहेंगे कि शॉर्ट पे बात करेंगे और व्यवस्था को बताने की कोशिश करेंगे। तो समझिए कि ना आपका जल आपका बचा, आपके जल को भी उनने, पानी को भी खरीद लिया या बेचना शुरू कर दिए। कुछ समय में उसमें मीटर लगने वाले हैं, शहरों में लगना शुरू हो गए हैं, नल के ऊपर मीटर लगना शुरू हो गए हैं कि आप जितना रिचार्ज करोगे उतना ही पानी आपके पास आएगा। और आने वाले समय में गांव में भी ये व्यवस्था दी जाएगी। गांव से इसलिए शुरू नहीं करते कि ग्राम सभा की शक्ति अभी हमारे पास है, तो अभी भी आपके पास समय है कि अपनी गांव की शक्तियों को जागरण करके और ये जो नल जल योजना है इनका सबका विरोध करना शुरू कर दो और वापस से कुएँ की योजना में आ जाओ, कुएँ वाली तकनीकें में आ जाओ, आओ वापस। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और देखो कुएं को साफ करने के लिए पूर्वज कुएं के नीचे एक पट्टा डालते थे लकड़ी का, किसी ने देखा है क्या? कुछ लोग चक्का टाइप का डालते थे, कुछ लोग लंबे लंबे वो डालते थे। कौन सी लकड़ी का डालते थे? किसी को पता है? जामुन। कौन बोला भाई? बहुत बढ़िया। सिर्फ जामुन एक ऐसी लकड़ी है जो लकड़ी अगर किसी पानी में डाल दो तो उस पानी में कोई बैक्टीरिया, कोई काई, कोई कुछ नहीं लगने देती, और साथ में आपके शुगर के लेवल को भी कंट्रोल रखती है। तो हमारे पूर्वज कुआं बनाते थे तो नीचे पे पहले वो लकड़ी के पट्टे या लकड़ी का चक्का टाइप का जामुन का बना के डाल देते थे, ताकि उसमें जो पानी आए, जो हमारे लोग पिएं, उन लोगों को कभी भी दूषित पानी ना मिले, एकदम शुद्ध पानी मिले, बिना बैक्टीरिया, बिना वायरस वाला, बिना कोई काई आई लगा हुआ पानी। मतलब अगर लग भी गई काई तो उसको लगती ही नहीं। जामुन की एक खासियत होती है कि वो लकड़ी जिसमें डाला रहेगा उस पानी में काई लग ही नहीं सकती यार। मैंने अपने घर की टंकी में डाल के रखा हूँ, 6 साल हो गए पानी की टंकी में। 6 साल में आज तक उसको साफ ही नहीं करना पड़ा और टंकी साफ की साफ रखी है, कोई काई नहीं लगी उसमें आज तक।
मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है वो तो, क्योंकि मैंने अपने नाना जी से सीखा था कि नीचे वो चक्का बना के डालते थे कुएं में। हमारे घर में भी जो कुआं था उसमें उनने एक वो जैसे गाड़े का चक्का होता है ना, वैसा उनने जामुन का बनाया था और पूरा नीचे बैठा दिया था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे 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 व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और अब उस कुएं में पूरा कचरा डल गया है, पूरा भर गया कचरे से वो कुआं। तो आप लोगों के भी गांव में अगर कोई कुआं कुछ ऐसी व्यवस्था हो तो पंचायत के माध्यम से ही उसको साफ करवा लो। पंचायत को बोलो कि उसको साफ करके दे और उस कुएं का उपयोग शुरू कर दो अपने घरों में धीरे धीरे। ये जो नल जल योजना का पानी है इसको बंद कर दो भाई, नहीं तो वो धीरे धीरे तुम्हें वो जैसे 20 रुपए लीटर की पानी की आदत डाले हैं ना, 1-1 लीटर के बॉटल बिक रहे हैं ना 20-20 लीटर में, 20-20 रुपए में, वैसे ही तुम्हारे घर में वो 20-20 रुपए नहीं 100-100 रुपए में 1-1 लीटर पानी आने लगेगा कुछ दिन में। इसलिए तुम्हारे नेता को जल बचाओ अभी वो चलाना पड़ रहा है, जबकि वो तुम्हारे पास फ्री है, अभी भी फ्री है। अभी जल स्तर खत्म नहीं हुआ है अपना, ठीक है थोड़ा नीचे गया होगा, लेकिन उसको ठीक करने के लिए भी हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा सकते हैं कि हमारा जितना ये जो पानी जो गिरता है बरसात में थोड़ा बहुत जो भी, वो कहीं नदी में ना बह करके जमीन में कैसे चले जाए, उसके लिए एक व्यवस्था बना दो जिसको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं। कि घरों का पानी जो छत से गिरता है उसके लिए घर के बाजू में एक सोक किट बना दो, वो पानी सीधे वाटर लेवल नीचे जमीन को देगा और कुछ साल में आप देखना कि आपका वाटर लेवल इतना मस्त हो जाएगा कि आपको उसी कुएं में जहां सूखा निकल रहा है वहीं पे कुछ फीट में पानी आ जाएगा। वो व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। जैसे कर्नाटक में एक योजना चली हुई है, वहां के मतलब एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध व्यक्ति उनने एक योजना बनाई कि नदियों के पानी को वो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में ला करके जमीन में डाल रहे हैं। नदी के किनारे वो बढ़िया एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं पूरी उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू, और पूरा पाइप डालते हैं उसमें, एक पाइप, उस पाइप के थ्रू नदी का पानी उसमें मोल्ड करके, और उस पाइप को उनने वैसा डिजाइन किया है, वैसे पत्थर डालते हैं कि नीचे बड़े पत्थर, उसके ऊपर थोड़ी छोटे पत्थर, ऊपर रेत वाला हिस्सा, ऐसा करके उसको 3 पार्ट में बना करके, और उसमें छन्नी लगाए पूरे आसपास जो अपन मच्छरदानी वाली होती है वो लगा करके, और बाकायदा पूरे साफ सफाई के साथ वो पानी जो नदी में बह जा रहा था उस पानी को उनने मोल्ड करके जमीन में डालना शुरू कर दिया। और कमाल क्या हुआ कि 2 साल में उस जगह पे जहां पे वो वाटर स्प्रेडिंग मैं देख के आया हूं, जहां लगा है वहां पर मुश्किल से मुश्किल 20 फीट में पानी है पूरे एरिया में, और उस एक हार्वेस्टिंग सिस्टम ने लगभग 6-8 किलोमीटर को पूरा पानी से लबालब कर दिया है। तरीके बहुत हैं, करना हमें है नहीं, या हम करना नहीं चाहते, या हमें पता नहीं है, इसलिए हम भाग रहे हैं। और नहीं तो आने वाले समय में ये सब जो यात्रा निकल रही इससे कछु नहीं होने वाला, इससे सिर्फ राजनीतिक चमकेगी और लोग उनके प्रति सहानुभूति करेंगे कि नहीं देखो उसने जल बचाने के लिए यात्रा की, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जल स्तर खत्म हो जाएगा, तुम्हें पानी मोल पे लेके पीना पड़ेगा जो तो आज फ्री है। आ रही बात समझ में? ऐसे ही जल के बाद जंगल खत्म कर दिए, आपके पूरे जंगलों को घेर दिया गया, तारों से, कटीले का तारों से बांध दिया गया। क्यों? जंगल सरकार की थी क्या? सरकार तो आई 1947 में है ना, 15 अगस्त को, तो उसके पहले जंगल किसका था? हमारे पूर्वजों का था ना। उससे जो संसाधन मिलते थे उसी से हमारे पूर्वज अपना जीवन यापन करते थे ना, करते थे कि नहीं करते थे? आज तुमको उसके अंदर घुसने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन संसाधनों से आपको दूर करना है उनको, ताकि आप उन संसाधनों से जो थोड़ा बहुत आए जीवन यापन के लिए लेके कमाते खाते थे, उससे आपको वंचित करना है उनको उनके अधीन करना है 5 किलो अनाज में। और देखो पूरे देश को अधीन करके रखा है 5 किलो अनाज में। नहीं तो आपके प्रकृति ने इतनी सारी चीज, जिस प्रकृति पूजन की बात करते हैं हम, उस प्रकृति ने हमको इतना सारा चीज दिया हुआ है हर सीजन में, जिसके भरोसे हम अपना जीवन यापन चला रहे थे यार, हमारे पूर्वज चला रहे थे। अभी सीजन है वो पिहरी आती थी, क्या बोलते हैं उसको इधर, वो छत्ते वाली जो होती है व्हाइट कलर की, जो जंगलों में होती थी, वो जिसकी सब्जी खाई जाती, मशरूम, इंग्लिश में जानने लग गए हो, उसको पिहरी बोलते हैं, है ना। पूरे देश में बरसात के सीजन में वही सब्जी खाई जाती थी, और इतना हायर एंटीबायोटिक है वो तुम्हारे जीवन में कि उसको खाने के बाद तुम्हें कोई बीमारी नहीं हो रही है। सर्दी खांसी बुखार इस टाइप की तो होती ही नहीं थी यार, इतना हायर एंटीबायोटिक है, इतना प्रोटीन है उसके अंदर। लेकिन देखो उनने तुम्हें घुसने के लिए मना कर दिया जंगलों के अंदर, और वही जो मशरूम फ्री में उपलब्ध थी अब वो मार्केट में हजारों रुपए किलो बिक रही है, तुम्हारे सामने हो रहा है ये। तो मतलब तुम्हारा जल भी छीन लिया, जंगल भी छीन लिया, जंगलों से तुम्हारी लकड़ियां आ जाती थी जिससे चूल्हा जलता था, खाना बनता था, ना गैस की झंझट थी, ना कुकर चढ़ता था, ना पेट में गैस बनती थी, ना दवाई की जरूरत पड़ती थी, ना गैस के लिए गोली खानी पड़ती थी। कितनी व्यवस्था को बिगाड़ा है उनने तुम्हारे लिए।
जब 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 कुकर में खाना बनाओगे, उसके ऊपर गैस चढ़ा के, कुकर चढ़ा के बनाओगे गैस के ऊपर, तब तक तुम्हारे पेट में गैस बनेगी बनेगी। दुनिया में कोई नहीं रोक सकता उसको, कोई नहीं रोक सकता। और देखो अमूमन हर घर में गैस चूल्हा और कुकर की व्यवस्था है कि नहीं? कोई ऐसा है जिसके घर में गैस चूल्हा ना हो और कुकर ना हो? है क्या कोई? जिनके घर में नहीं है उसका मतलब है कि वो व्यक्ति ने समझदारी के साथ उसको अपने जीवन से दूर कर दिया है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि घर से दूर कर दो, मैं तो कहता हूँ रखो, लेकिन किसके लिए रखो? जो मेहमान आते हैं उनके लिए रखो। मेहमानों को दिखाओ कि भैया कुकर भी है और गैस भी है, सब है, लेकिन अपने घर की व्यवस्था को वापस से चूल्हे वाली व्यवस्था में लाओ। हमारी माताएं जहाँ पर बैठ करके खाना बनाती थी, जिसके वजह से हमारी माताओं को, बहनों को कभी कोई गर्भ की समस्या नहीं होती थी, ना गर्भाशय का कैंसर होता था, ना गर्भाशय का कभी कोई गठान होती थी, ना कोई समस्या होती थी। इस समय वर्तमान में जो गैस की और ये सब व्यवस्था दी गई है, इसके माध्यम से आपको 2-2, ढाई घंटे गैस के सामने खड़े होकर खाना बनाना पड़ता है माता बहनों को। होता है ना ऐसे ही? और उसका परिणाम क्या होता है कि 2-2.5 घंटे उनका जो गर्भाशय होता है वो नीचे की ओर लटका रहता है, प्रेशर रहता है उसके ऊपर पूरा, और उसी प्रेशर के चलते मोस्टली समस्या उनको होती है। कोई डॉक्टर नहीं बताएगा तुम्हें, क्योंकि उन हरामखोरों को उसके लिए पैसा दिया गया है कि महिलाएं बीमार पड़े, बार बार बीमार पड़े, और तुम उसी तंत्र के अधीन में जाकर अपना पूरा जीवन में जो मेहनत से रोज कमाते हो, ये रोकड़ा धन, जो भी मूलधन कमाते हो यार, उसको वहां ले जाके खर्च कर सको। बताया किसी डॉक्टर ने क्या? जब पहले हमारी माताएं बहनें बैठ करके भोजन बनाती थी, उसमें से रेयर ऐसा होता था जिसको कोई समस्या होती थी, बहुत रेयर था। गर्भाशय का कैंसर और ये गठान बच्चेदानी में ये तो होती ही नहीं थी। अब तो चूल्हे के सामने, गैस के सामने खड़े होकर बनाती हैं, पूरे टाइम यहाँ नाभि के नीचे उनको उसकी आंच लगते रहती है, पूरे टाइम उनका गर्भाशय नीचे की ओर झूलते रहता है। कब समझोगे इन विषयों को? कैसे तुम्हें तंत्र ने तोड़ा, कैसे बर्बाद किया, समझो इन विषयों को। और यही सारी चीजें तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा रही है, पूरे गांव को। इसलिए गांव को बर्बाद करना है उनको सबसे पहले, लेकिन वो गांव को टारगेट नहीं करते, वो शहर में दिखाते हैं सारा चीज, ताकि गांव का व्यक्ति देख के सीखे। बस देख के सीखता है कि नहीं? जो शहर में हो रहा है वही गांव में चाहता है। गांव से एक आध व्यक्ति चला गया शहर में, थोड़ा उसने चकाचौंध देखी, चाहे वो उधर राजमिस्त्री का काम किया हो, लेकिन जब आएगा तो एकदम सूट बूट बढ़िया डटा के अच्छी एक आध गाड़ी आड़ी लेके आएगा, अच्छा जूते मोजे नए नए पहन के आएगा, और गांव में यूं एक चक्कर लगाएगा मोटरसाइकिल से। जैसे ही उसको गांव के बाकी लड़के देखेंगे तो बोलेंगे अरे यार ये तो बड़ा बंठन के रहता है, मतलब पैसा बहुत है गांव में, शहर में, चलो अपन भी चलते हैं, उसके साथ 2-4 लटक लेते हैं। ऐसे करते करते गांव के अमूमन यंग जनरेशन को शहर की ओर बुला लिया गया। जो नहीं गए उनको पढ़ाई के नाम पे बुला लिया गया, एजुकेशन के नाम पे। इसलिए तो आपको शिक्षा में एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी ढंग का कोई यूनिवर्सिटी, एक भी ढंग की कोई ITI या कोई भी व्यवस्था गांव की तरफ दी गई है क्या? सारा सब कुछ उसी शहर को दिया गया। क्यों? क्योंकि आपको बुलाना है शहर में, गांव से ग्राम सभा को खत्म करनी है। और देखो यंग जनरेशन शहर में ही जाके रह रहा है कि नहीं रह रहा है? गांव में रहना कोई पसंद कर रहा है क्या? एक उम्र जो थी, उस उम्र के बाद सब गांव शहर की ओर भाग रहे हैं, सबको उसी चकाचौंध में रहना है। और वहां जाके कैसे रहते हैं? कबूतर वाले घरों में, कबूतर खाने में, छोटे छोटे कमरे, इतने बड़े बड़े, जिसमें कहो तुम ढंग, हमारे मतलब गांव में जितने जगह में तो हम टट्टी करने जाते हैं, उतने बड़े घर में शहर में रहने लग गए हैं लोग। सही है कि नहीं? और उसको बड़ा शान समझते हैं कि हम यहाँ रह रहे हैं, फ्लैट है हमारे पास, और उस फ्लैट को भी उसने या तो रेंट में लेके रखा है या तो उसने कर्ज में लेके रखा है, और जीवन भर उस फ्लैट को कर्ज में चुकाते रहेगा। जितना काम कर रहा है उस फ्लैट को चुकाने के लिए कर रहा है, और चुका नहीं पाएगा, चुका ही नहीं पाएगा वो, गारंटी है मेरी, कितना भी काम कर ले। वर्तमान व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया गया है, रुपया को, मूल्य को, कि आप कितना भी कमा लो नहीं चुका पाओगे आप। तो हुई कि नहीं? गड़बड़ी चल रही कि नहीं? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, गांव को सुधारने के लिए गांव की व्यवस्था गांव के हाथ में होनी चाहिए। जल हमारे हाथ में होनी चाहिए, जंगल हमारे हाथ में होनी चाहिए, जमीन जो धीरे धीरे आपकी अभी जो ID बन रही है, कौन सी ID? फार्मर ID। उस फार्मर ID से भी जैसे आधार कार्ड से आपको सारा सब कुछ आपका उधार कार्ड कर दिया गया ना, वैसे फार्मर ID में जो आपको जानकारी ली जा रही है, वो आप बिल्कुल इसमें मत रहना भोर में कि वो आपको यूरिया देने के लिए, DAP देने के लिए या कुछ देने के लिए की जा रही है।
आगे जो खेल आने वाला है वो सीधा सीधा ये आएगा कि आपको आपके ही खेत में गुलाम बना दिया जाएगा, आप आपके ही खेत में नौकरी करोगे, आपके ही खेत में मजदूरी करोगे, उसी कारपोरेट के लिए, उन्हीं बड़े बड़ी संस्थाओं के लिए, बड़े बड़े व्यापारियों के लिए अन्न उगा करके उनको दोगे। बाद में वही व्यापारी उसको मिलिंग करके मशीनों में ले करके उसको और बढ़िया सजा धजा करके अच्छे अच्छे पैकेटों में पैक करके आपके जीवन में भेज देंगे और आप उसको खरीद के खाओगे। शुरू तो कर दिया उन्होंने, अभी बीज देना तो चालू कर दिया। बीज वही ऐसा ही चल रहा है सर। एक साल अभी में यही बीज सर देना चालू कर दिया उन्होंने। बीज की व्यवस्था भी ऐसे ही की गई थी आपको। बीज की व्यवस्था क्यों लाई गई? क्योंकि आपके पास वो बीज था, देसी बीज, जिससे हर साल आप बीज बना लेते थे रूटीन में। इस साल बोए, अगले साल के लिए फिर रख लिया हमने, और बाकी खाने पीने के लिए अन्य चीजों के लिए निकाल लेते थे। अब बताओ कोई बीज मार्केट में आ रहा है जिसका बीज से बीज बन पा रहा हो? कोई एक आध बीज आ रहा है क्या? मतलब आपको जो बीज धीरे धीरे दे गया उन्नत कृषि के नाम पर, अधिक उत्पादन के नाम पर, वो बांझ बीज दिया गया। क्या दिया गया? या उसको दूसरी भाषा में बोलूं तो वो मादा बीज नहीं था, उसके अंदर मादा का कोई गुण नहीं था। एक ही बार उपयोग कर सकते हो। मतलब हर साल तुमको उनका मुंह देखना पड़ेगा बीज के लिए, उन्हीं आरामखोरों का, उसी व्यवस्था का, उन्हीं उद्योगों का, सारा सब कुछ उनका। और देखो हर साल जो बीज आता है उस बीज के साथ एक नई बीमारी आती है, ये भी देखना आप लोग अपने खेत में। आ गई ना? तो भाई अब जब हर साल नया बीज लाओगे, हर साल नई दवाई लाओगे, उसके लिए तो कितना सारा धन बर्बाद होगा। और उत्पादन के नाम पर आपको फिर वही दिया जाएगा, झुंझुना दिया जाएगा ना। तो क्या लगता है आपको कि वो बीज आपको क्यों दिया गया है? अधिक उत्पादन के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए? नहीं भाई, आपकी व्यवस्था को खत्म करने के लिए। आपके पास जो देसी बीज था, उस देसी बीज में जो गुण था, जो पौष्टिकता थी, जो एनर्जी थी, जो ताकत थी, जिसको खा करके आप, हम सब, हमारे बच्चे पौष्टिक ताकतवर होते थे, बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा होती थी, उसको खत्म करने के लिए उनने बांझ बीज दे दिया आपके जीवन में। और उसी बांझ बीज को खा के हमारी अमूमन पूरे देश की जनसंख्या बांझ होती जा रही है। हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है ना। मतलब कोई भी बात गलत हो तो टोकना बीच में। एक भी बात ऐसी नहीं है जो मैं लिंक से हट के बात करूंगा। अभी भी गांव में ही अटके हैं हम कि गांव को ऐसे बीज दे दिए जो बांझ थे, और उस बांझ बीज को खा के अमूमन पूरा देश बांझ हुआ पड़ा है। उस टॉपिक पे बात करते तो बोलते तुम्हारी मेहनत में खामी है बोलते। यार मेहनत में क्या कमी कर दिया तुमने? पहले भी उतने ही हल चलाते थे, पहले उतनी ही जुताई होती थी, हर चीज उतनी मेहनत थी, आज भी उतनी हो रही है। तुम्ही ने बोला कि इसका उत्पादन अधिक होगा, लेकिन ये बताया क्या कि ये बांझ बीज है, इसको बोने के बाद तुम्हें अगले साल के लिए बीज नहीं बन पाएगा। और मान लो 1-2 साल के लिए उस कंपनियों ने बीज देना बंद कर दिया, तब क्या करोगे? कभी सोचा है? वो भूखे मारने के लिए ही बनाई गई योजना है कि वो धीरे धीरे तुम्हें इतना गुलाम बना देंगे कि उनके बिना तुम टट्टी भी ना जा पाओ। खाना तो दूर की बात है, वो तुम्हें तौल के खिलाएंगे कि इतना खाओ और इतना ही हगना है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते तुम। ये व्यवस्था भी आने वाली है। और तुम्हें लगता है कि हम ठीक ठाक चल रहा है, यार हमारा तो कट गया, बच्चे देखेंगे अपना। कुछ नहीं, तुम बच्चों के लिए सिर्फ जहर बो के जा रहे हो, जहर छोड़ के जा रहे हो। वो बच्चे तुम्हें गाली देंगे दिन रात कि हमारे माँ बाप ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कछु नहीं करके गए, और जो था उसको भी बर्बाद कर गए। कम से कम तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए एक ऐसी जमीन छोड़े थे जिस जमीन में तुम देसी बीज और गोबर खाद या ये सब डाल करके और अनाज उगा सकते थे। लेकिन तुमने, हमने, हमारी सब इस तंत्र व्यवस्था के थ्रू फंस करके, और इस राहु के चक्कर, इसको केतु बोलते हैं, ये केतु का उदाहरण है, इस केतु के चक्कर में फंस के क्या किया? धीरे 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 अपने सारे देसी बीजों को खत्म करके और बर्बादी की ओर टिक गए। टिक गए ना। अभी ये युवा मोर्चा पूरे डेटा में लगे हुए हैं, पूरे डेटा में। कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी। ये बताओ डेटा का क्या करोगे? डेटा से भी याद आ गया मुझे, चलो मैं डेटा पे एक बात बताता हूं। तुम्हें पता है पूरे देश भर में जो डेटा इकट्ठा हो रहा है